तो हम लोग पढ़ रहे हैं अष्टांग हृदय सूत्र स्थान थर्ड पर आ गए हैं। अपन ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है पिछली 3 वीडियो में, ठीक है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं थर्ड चैप्टर ऋतुचर्या, ठीक है। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं अब थर्ड चैप्टर। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? ऋतुचर्या। अब ऋतु मतलब तुमको थोड़ा सा नॉलेज होगा कि हाँ, जो सीज़न होते हैं विंटर, समर, ऑटम वगैरह इंग्लिश में बोले तो। अब यहाँ पे तुमको 6 ऋतुएं पढ़नी है, ठीक है, आयुर्वेद में आने के बाद। अब आयुर्वेद में अब तुम आ गए हो तो अब तुम्हारे लिए कितनी ऋतुएं हैं? 6 ऋतुएं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपन कुछ पॉइंट याद रख लेते हैं कि अष्टांग हृदय में थर्ड चैप्टर में अपने को किसका वर्णन मिलता है? ऋतुचर्या का, ठीक है। और यहाँ पर कुछ दूसरी संहिताएँ पढ़ोगे आप लोग आगे जाके फर्स्ट ईयर पास होने के बाद, सेकेंड या थर्ड ईयर में। तो चरक सूत्र में 6 में इसका वर्णन मिलता है और सुश्रुत सूत्र के 6 में मिलता है, तो दोनों के सिक्स्थ चैप्टर में मिलता है। और ये थोड़ा थोड़ा वर्णन ये 8 चैप्टर और 24 में भी, पर ठीक है, तुमको बस याद रखना है 6 सूत्र के 6 में, चरक और सुश्रुत दोनों के में मिलता है, ठीक है। ये हो गई ऋतुचर्या। अब यहाँ पे बोल रहे हैं 6 ऋतुएं। ऋतुएं कितनी होती है? 6 ऋतु। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए अपने को कि ऋतुएं कितनी होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने हिंदी के नाम सुने होंगे, जो मैंने सर्कल करके रखा है ये हिंदी के नाम है। आप लोग घर पे जाते होंगे तो मम्मी लोग बोलते हैं कि माघ चल रहा है, फागुन चल रहा है। जैसे अभी अपन राखी आती है तो शायद कौन सा महीना आता है? सावन बोलते हैं ना, सावन आ गया है। तो इस प्रकार अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। तो माघ माघ आदि 2-2 महीने से क्रमशः 6 ऋतुएं होती है। ये 2-2 महीने को मिला के एक ऋतु बनती है, ठीक है। तो माघ फागुन मिला के शिशिर बनेगा, चैत्र वैशाख मिला के बसंत बनेगा, ज्येष्ठ आषाढ़ बना के ग्रीष्म बनेगा, श्रावण भाद्रपद मिला के वर्षा बनेगा, अश्विन कार्तिक मिला के शरद मिलेगा, और मार्गशीर्ष पौष से हेमंत बनेगा, ठीक है। ये अपन ने नॉर्मल याद रख लिया कि किस महीने को मिला के कौन सा महीना बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 ऋतुएं पड़ी है तो तीन तीन ऋतुओं को ना एक एक अपन काल बोलते हैं। तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म जो आती है वो अपनी आदान काल और उत्तरायण में आती है। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है, ठीक है। उत्तरायण और आदान काल। जो सूर्य है वो उत्तर दिशा में गमन करता, मतलब उत्तर दिशा में चलता है, इसलिए अपन इसको उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। उत्तरायण। जो आ दिख रहा है अपने आ का, अपन ये थोड़ा सा इतना पार्ट हटा देंगे तो ऊ बन जाएगा ना, तो इसे उत्तरायण और आदान काल दोनों याद रख लेना, ठीक है। अब मैं उत्तरायण के बारे में पढ़ रहा हूँ। शिशिर, बसंत तथा ग्रीष्म नामक 3 ऋतुओं में होने वाले 6 मासों का नाम उत्तरायण है। इसी का दूसरा नाम आदान काल है, क्योंकि इन दिनों में यह काल अपनी प्रकृति से प्रतिदिन प्राणियों के बल को लेता रहता है, अर्थात उनके बल का अपहरण करता है। इस ऋतु में का जो बल है ना अपना, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। जैसे अपना इसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म आ रही, शिशिर में अपना 100% बल था, तो बसंत में आके वो 50 हो जाएगा, और ग्रीष्म में आके 50 से भी कम 10-20% बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कम होता जाएगा इस क्रम में अपना बल, ठीक है। ये हो गया अपना उत्तरायण और आदान काल, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे और बताते हैं ये लोग आदान काल में क्या क्या होता है, ठीक है। इस उत्तरायण काल में सूर्य के उत्तर मार्ग में चलने के कारण सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण तथा उष्ण हो जाती है। सूर्य की गर्मी से तपी हुई हवाएं भी उष्ण एवं रुक्ष हो जाती है, अर्थात लू चलने लग जाती है। अतएव ये दोनों पृथ्वी के सौम्य गुणों को क्षीण कर देते हैं। यही कारण है कि इन दिनों प्राणियों का भी शारीरिक बल क्षीण हो जाता है। इस उत्तरायण काल में क्रमशः शिशिर ऋतु में तिक्तरस, बसंत ऋतु में कषाय रस और ग्रीष्म ऋतु में कटुरस बलवान हो जाता है। यही कारण है कि यह आदान काल आग्नेय कहा जाता है। अब इन्होंने बोला इसमें सूर्य का बल बलवान रहता है, ठीक है। तो आप लोगों ने ऐड देखा होगा कि एक इंसान है, उसको स्ट्रो लगा के जो सूर्य है, आप लोगों ने देखा उसका पूरा बॉडी का फ्लूइड ले लेता था ना, जो एड आता था टीवी पे, उस पर स्ट्रो लगा के सूरज पूरा पानी पी लेता था इंसान का। तो उसी प्रकार आदान काल और उत्तरायण में जो सूर्य है उसके तेज के कारण जो पृथ्वी है, मनुष्य है, सबका वो क्या स्नेह और जलियांश सोख लेता है सूरज, तो सब लोग क्या कमज़ोर होने लग जाते हैं। इसी कारण धीरे धीरे सबका बल घटने लग जाता है, ठीक है। फिर आगे आते हैं, ये मैं अभी आपको एक नोट्स से बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, पूरा एक साथ। विसर्ग काल अपन ने पढ़ लिया, उत्तरायण और आदान काल। अब आया विसर्ग काल और दक्षिणायन, ठीक है। विसर्ग काल और दक्षिणायन में क्या बल बढ़ता है
और इसमें 3 ऋतुएं कौन सी आती है, वर्षा, शरद और हेमंत। इन तीनों ऋतुओं का नाम दक्षिणायन है, इसका दूसरा नाम विसर्ग काल है। ठीक है, अब विदा करके याद रखना है, विदा, विसर्ग काल और दक्षिण, क्योंकि विसृजाति ददाति बलम इति विसर्ग काल है, ये थोड़ी सी उपमा दी है। ठीक है, फिर अपन विसर्ग काल का परिचय, विसर्ग काल बता रहे हैं कि क्या होता है। सौम्यत्वाद सोमो ही बलवान हियत रवि, ये मतलब जो सोम अपना जो रहता है वो बलवान रहता है। ठीक है, इसमें मेघ भ्रष्ट अनिलो सीते शांत आपे मही तले स्निग्ध श्लेष अम्ल लवण मधुर बलिनो रसा है, ये रस जो रहते हैं बलवान रहते हैं। ठीक है, ये भी आगे बताऊंगा मैं अच्छे से जब हिंदी पढ़ते हैं अपन। यह काल सौम्य होने के कारण प्राणी मात्र को बल देता है। इस काल में सौम्य गुण वाला सोम चंद्रमा को बोलते हैं, चंद्रमा बलवान रहता है। ऊपर वाले में क्या था, सूर्य बलवान था, और सूर्य का बल क्षीण हो जाता है। इस काल में मेघ के छाए रहने के कारण, वर्षा के होते रहने से, इन दोनों के कारण शीतल हवाओं के बहने से भूतल का संताप शांत हो जाता है। अतः वर्षा ऋतु में स्निग्ध गुण वाला अम्ल रस, शरद ऋतु में लवण रस, हेमंत ऋतु में मधुर रस बलवान हो जाते हैं। फलतः इस विसर्ग काल में प्राणियों के देह तथा उसका बल बढ़ जाता है, अतः इसे विसर्ग काल कहते हैं। ठीक है, अब अपने 2 काल पढ़ लें। ठीक है, अब मैं इसको तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, ये वाला ऋतुचर्या चरक में 6 चैप्टर, सुश्रुत में 6 चैप्टर, बागभट जो अपन अष्टांग हृदय पढ़ रहे हैं इसमें 3rd चैप्टर। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, अब जो ऋतु है, अब मैं सबसे पहले तुमको ऋतुएं याद करवाता हूँ। 6 ऋतुएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। बार बार बोलोगे ना इसको तो ये राइमिंग में गाने के जैसे याद हो जाएगी आप लोगों को। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो इसकी ट्रिक है शिव जी, सी ब जी, ब से हैं, बोलते हैं ना जो बहुत ज़्यादा भक्ति करता है तो बोलते हैं शिव जी बसे हैं उसके अंदर, तो शिव जी बसे हैं। अब शिव जी बसे हैं तो क्या, अब इसके अंदर अपन हिंदी वाले याद करते हैं, तो इसमें शिशिर में जाएगा माघ फागुन, अपन बोलते हैं ना माफ़ कर दो उस भगवान जी, तो शिशिर में माफ़ से याद करना माघ फागुन। अब बसंत को सीधे याद करना बसंत चैत्र बैशाख, बसंत चैत्र बैशाख। फिर ग्रीष्म जो सा बढ़ा रहा है ना, यही सा ज्येष्ठ में भी आ रहा है और यही सा आषाढ़ में भी आ रहा है, तो सा और कहीं नहीं आ रहा है, तो ग्रीष्म ज्येष्ठ और आषाढ़ हो जाएगा। वर्षा, अब वर्षा को किससे याद करेंगे, वर्षा श्रावण भादो, ये भी जैसे बसंत जैसे वर्षा भी याद करना पड़ेगा, श्रावण भादो। अब शरद की ट्रिक बताता हूँ मैं। शरद में आशिक, जो शरद नाम का लड़का है वो क्या है, आशिक, तो अश्विन और कार्तिक। और हेमंत को अपन जैसे 5 ऋतुएं अपन ने पढ़ ली, अब 6वीं ऋतु पे अपन को पोष करना कि हाँ बस 6 ऋतुएं हो गई है, रोक दो, तो पोषम कर दो इसको। पोषम, बंगाली लोग बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के नाम के आगे माँ लगा देते हैं, तो पोषम, तो पोष और मार्गशीर्ष, ये हो गया हिंदी नाम याद अपने को। अब इसके बाद अपन याद करेंगे इनके रस, तो इसकी तिक्त कट, ये जो रस है ना, इन ऋतुओं में ये रस प्रधान रहते हैं। ठीक है, तो तिक्त, कसाय, कटु, अम्ल, लवण, मधु। एक नॉर्मल सीक्वेंस तुमको याद करना है। ठीक है, आगे जाके 6 रस होते हैं आयुर्वेद में, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। ठीक है, तो अब इनका ऑर्डर यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा हो गया है, तो अपन इसको याद करते हैं। तो आप लोग याद रखना त्रि कटु, तो त्रि से तिक्त, का से कसाय, टू से कटु, और आलम, अम्ल, लवण और मधुर। यहाँ पे ट्रिक लिख लेना बढ़िया बुक में आपके, त्रिकटु का आलम, तो आलम से अम्ल, लवण, मधुर हो जाएगा, तिक्त, कसाय, कटु। एग्जाम में आपको एक ऋतुचर्या से क्वेश्चन आएगा ना, मस्त ये वाला टेबल बना के आना पूरा, ये टेबल देखते ही से तुमको चेक करने वाला एग्जामिनर पहले ही नंबर दे देगा। ठीक है, भले अंदर तुम कितना भी कुछ लिखो, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ आपने पढ़ा है। फिर मैंने तुमको 2 काल पढ़ाए थे, तो फर्स्ट 3 ऋतुओं में क्या आदान काल होता है, आदान काल को अपन क्या बोलते हैं, मैंने कुछ यहाँ पे बताया था करके, तो उत्तरायण। ठीक है, और विसर्ग काल हो गया, अब यहाँ उत्तर था तो उत्तर का उल्टा क्या होता है, दक्षिण, तो विसर्ग काल को अपन दक्षिणायन बोल देते हैं। ठीक है, फिर एक श्लोक आता है, शीते अग्र्यम, जो शीत ऋतु मतलब ठंडी, ठंडी कौन कौन सी 2 ऋतु में पड़ रही थी, हेमंत में और शिशिर में। ठीक है, तो शीते मतलब हेमंत और शिशिर में, अग्र्यम मतलब जो अग्र्यम का मतलब होता है बल अधिक रहता है, तो उन्होंने बता दिया शीत और हेमंत और शिशिर में बल अधिक रहता है। ठीक है, यहाँ से एक एरो ऐसा बनाना। ठीक है, ये गया यहाँ से ऐसा। ठीक है, इन दोनों ऋतुओं में बल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद वृष्टे घर में अल्पम, वृष्ट मतलब बारिश, घर में मतलब
ग्रीष्म। तो वर्षा और ग्रीष्म, इसमें सबसे कम बहुत वीक हो जाते हैं अपन लोग, ठीक है। फिर आ जाता है मध्यम, मध्यम तु शेषे। अब वो कौन कौन सी दो ऋतु बची है, शरद एंड बसंत। इसमें क्या समथिंग नॉर्मल रहता है, मध्य रहता है, ना ज़्यादा अधिक ना ज़्यादा कम, ठीक है। तो ऐसे तुम भी ऐसे एरो बना लेना है, सबसे ऊपर से सबसे नीचे वाले को, दोनों बीच वाले को, और दोनों सबसे लास्ट वाला और पहला वाला। तो इसमें क्या कम, मध्यम और बिल्कुल कम, ये हो गया, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं अपनी पुरानी वाली पीडीएफ पे। अब अपन ने पढ़ लिया ये विसर्ग काल का परिचय भी देख लिया अपन ने। ये जो मैंने श्लोक बताया ना, सीते अग्रम भ्रष्ट घर में अल्पम मध्यम तु शेष्यो, ठीक है। हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी। शीत ऋतु हेमंत और शिशिर में प्राणियों के बल की स्थिति उत्तम रहती है। शेष दो ऋतु तथा वसंत ऋतु में शारीरिक बल की स्थिति मध्यम कोटि की तथा वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में बल की मात्रा अति अल्प हो जाती है, ठीक है। आप लोग जिस भी बुक से पढ़ रहे हो सूत्र स्थान अष्टांग हृदय का, सब में जो कोटेशन, ये जो श्लोक नंबर रहते हैं ना, ये सबके सेम रहते हैं, ये कभी भी नहीं चेंज होते हैं। जो मेन डिफरेंस आता है बस हिंदी का। तो ठीक है, आप लोगों को मैं जो समझा रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना। बाकी थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए हिंदी तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अपन अब स्कूल में नहीं है कि एकदम जो बुक में लिखा है वही डिट्टो लिखना है अपने को एग्ज़ाम में। अपने को एग्ज़ाम में समझ के लिखना है, और जितना तुम अच्छे से मन से लिखोगे समझ के, उतने एग्जामिनर चेक करने वाला आपको बहुत अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। अब अपन पहली ऋतु पे आ जाते हैं। अपने ऊपर बेसिक पढ़ लिया, अब अपन फर्स्ट ऋतु पे जाता है, ठीक है। कौन सी ऋतु है, हेमंत ऋतु। अब याद रखना तुम लोग, तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, एमसीक्यू आ सकता है कि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में पहली ऋतु कौन सी का वर्णन हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऋतु कौन सी बताई गई है आचार्यों ने, तो अपन को अष्टांग हृदय में दी है हेमंत ऋतु। तो हेमंत ऋतु को अपन हिंदी पढ़ते हैं। हेमंत ऋतु में काल स्वभाव के कारण पुरुष अधिक बलवान रहता है, क्योंकि शीत के कारण भीतर रुका होने के कारण जठरा अग्नि अधिक बलवान हो जाती है। शीत ऋतु में कहते हैं जो जठरा अग्नि रहती है वो शरीर के अंदर ही रहती है, बाहर निकलती नहीं है, तो वो अंदर ही रह रह के अधिक बलवान हो जाती है। यदि उसे आहार रूपी ईंधन कम मिल पाता है तो वह अग्नि वायु के द्वारा प्रेरित होकर रस आदि शरीरस्थ धातुओं को पचाने लगती है। इसलिए हेमंत ऋतु में वातनाशक मधुर अम्ल और लवण रस युक्त पदार्थों का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, अपने शरीर में अंदर आग लगी है और वो खाने की अपेक्षा करती है, मतलब खाना चाहिए रहता है उसको जलाने के लिए। अगर अपन खाना ही नहीं खाएंगे तो वो क्या करेगी, अपने शरीर में जो भी है रस रक्त मांस में जो सप्त धातु पढ़ाई थी ना मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको, जल्दी जल्दी बोलो मन में आँख बंद करके, सात धातुएँ कौन सी होती है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ठीक है। तो वह धातु को पचाने लग जाती है और धातु को खा जाएगी, तो धातुओं से अपना शरीर बनता है, तो धातुओं खा जाएगी तो अपन में विकृति और अपन बीमार पड़ जाएंगे। तो ठीक है, हेमंत ऋतु अपने को खूब खाना है। फिर इसके बाद आप अपन ये पढ़ लिया, फिर अपन इसके बाद आगे नीचे आ जाते हैं प्रातःकाल का कर्तव्य, कि हेमंत ऋतु में अपन सुबह उठेंगे तो क्या करना है अपने को सुबह सबसे पहले उठ के। तो हेमंत ऋतु में रातें लंबी होने लगती है, अतः प्रातःकाल उठते ही भूख लग जाती है। इसलिए प्रातःकाल समय पर उठकर मल मूत्र करने के बाद सोच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर दातून आदि करके उसके बाद यथोक्त जो ऊपर मधुर अम्ल लवण रस बताए थे ना, रस का सेवन करके अर्थात मधुर लवण तथा अम्ल रसयुक्त पदार्थ मिठाई नमकीन आदि को खाएं अथवा जलपान करें। इस ऋतु में प्रतिदिन वातनाशक तेलों का मालिश करें या कराएं। मल विद्या कुशल पहलवान के साथ कुश्ती करें। यदि संभव हो तो पादभ्यंग लंगड़ी लगाना आदि को विधिपूर्वक सीखे। अन्य कुछ व्यायाम अवश्य करें। इसमें ना अपने को सारी एक्टिविटी करनी है, लड़ाई करना है, व्यायाम करना है, क्योंकि अपना पता है आप लोगों को अपना बल कितना बहुत ज़्यादा है हेमंत ऋतु में, ठीक है। तो सारे काम करना है। यहाँ पे पादाघात और वातग्न, ये याद रखना कि वातनाशक तेल का अपने को अभ्यंग करना है, मालिश करनी है, ठीक है। इसके बाद अपन आ जाते हैं स्नान की विधि, कि अब अपने को स्नान नहाना धोना कैसा है हेमंत ऋतु में, ठंडी रहती है। तो आप लोगों की बुक में ना, अगर आप लोग रामतीर्थ शर्मा सर की बुक से पढ़ रहे होंगे तो ये अलग अलग श्लोक तोड़ तोड़ के बताएं, ठीक है। यहाँ पे पहले श्लोक पूरा एक साथ दे दिया है
और उसकी हिंदी तो पूरी सब साथ में बताई है। तो स्नान आदि विधि, उसके बाद आंवला आदि कसैले द्रव्यों के कल्क से पहले किए गए अभ्यंग की चिकनाहट को दूर करना। जैसे अपन ने ऊपर क्या बात नाशक तेल मसाज की थी, तो तेल मसने से क्या चिकनाहट आ जाती है शरीर पे, तो उसको मिटाने के लिए आंवले के चूर्ण से अपने को या कल्क से अपने को पूरे शरीर पे लगा के चिकनाहट को नष्ट करना है। फिर विधिपूर्वक स्नान करें। उसके बाद शरीर को मोटा तौलिए से पोंछकर कुमकुम कस्तूरी आदि उष्ण गुण प्रधान द्रव्यों का लेप लगाएं और अगरू की धूप की सुवास का सेवन कर तदंतर भोजन करें। ठीक है, अब ठंडी है तो अपन को क्या लेप ऐसे लगाना है कि जो उष्ण गुण वाले जो भी द्रव्य हैं उनको लगाने से क्या अपने को गर्म शरीर में गर्माहट मिलेगी। ठीक है, तो ये स्नान आदि विधि हो गई। अपन जो ऋतु पढ़ेंगे ना, इनको ये हेडिंग में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, कि हेमंत ऋतु में क्या क्या लक्षण है, कि हेमंत ऋतु क्या होती है, उसमें क्या क्या होता है, कौन सा काल है, इसमें प्राणियों का बल कैसा रहता है, कौन सा रस होता है, ये सब लक्षण में जाएंगे। फिर अपन लिखेंगे क्या आहार करना है, क्या आहार नहीं खाना है, क्या विहार करना है, क्या विहार नहीं करना है, स्नान कैसे करना है भी मैंने बताया। फिर निवास मतलब रहना कैसे घर में है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट हर ऋतु में आप निकाल के नोट्स बनाना। अच्छा, ठीक है, और ऐसी हेडिंग बना के उनको हेडिंग वाइज समझाना। तो जब भी आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वापस से आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, अब बताया इन्होंने आगे, भोजन में घी तेल में भुना गया मांसरस स्वस्थ प्राणियों का मांस का होना चाहिए। अब भाई अग्नि बहुत तेज है अपनी, तो वो घी खाएगा तो घी भी पच जाएगा, तेल खाएगा तेल भी पच जाएगा। भुना हुआ मांसरस जो कि स्वस्थ प्राणियों के मांस का होना चाहिए, मतलब अच्छे प्राणी, साफ सुथरे प्राणियों का, ऐसा भी नहीं किसी सुअर को उठा लाएगा टर से। ठीक है, गुड़ के बने हुए पदार्थ, जो मीठा पदार्थ रहते हैं अपन बोलते हैं ना, वो गुरु होते हैं, हैवी होते हैं। अपन मीठा खा लेते तो हैवी हैवी लगता है। मध्य या सामान्य मध्य, गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इक्षुरस, दूध द्वारा निर्मित पदार्थ जैसे दही, मट्ठा, मलाई, रबड़ी, खुरचन, ये हैवी हैवी होते हैं ना। नए चावल, भात, बसा तेल का सेवन करना चाहिए। हाथ धोने आदि के लिए गुनगुने गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए। नवन्नम बसा तेल, नवन्नम बोले तो नया नया गेहूँ, नया नया चावल, बासा मतलब फैट, तेल बोले तो अपना तेल, और सोच कार्य सुख ओदकम मतलब गुनगुने पानी से हाथ पैर धोना चाहिए। ठीक है, फिर अपना जाते हैं स्नान विधि, वही बताया उन्होंने, भोजन कैसे करना है, और समझ में नहीं आया तो ये विमर्श पढ़ लेना चाहिए। शीतनाशक उपाय, अब ठंडी है तो ठंड में अपने को ठंड भगाने के क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे। पीन, स्थूल एवं पुष्ट, उरु, स्तन तथा श्रोणी वाली यौवन तथा सुरा के मद से मदमती हुई प्रिय, कुमकुम के लेप, अगरू की धूप एवं यौवन मद के कारण उष्ण शरीर वाली नारी शीत को हर लेती है। एक प्रकार से बस इन्होंने ऐसा बोला कि जो स्त्री होती है वो शीत को हर लेती है। ठीक है, निवास स्थान, अब कैसे घर में रहना है अपने को, जो ठंड है बहुत ज़्यादा बाहर, तो इन्होंने बोला गर्भ भूवेशम चा आरिणा, एक टर्म दी है इसको। एक घर है, घर के अंदर एक गुफा मतलब एक और रूम बना हुआ है, उसके अंदर रहना, तो उसको आयुर्वेद में अपन ने क्या बोला, गर्भ भूवेशम चारिणा। जलते हुए अंगारों से तप्त हुए मकान के निचले तल में निर्मित कमरे में अथवा गर्भभूवेशम घर के भीतर बनी हुई गुफा में निवास करने वाले नर नारियों को शीत के कारण उत्पन्न होने वाले परुषता संबंधी कोई विकार उत्पन्न नहीं होते। एक प्रकार से वो ये बोला घर के अंदर घर या घर के अंदर गुफा बना के रहना है। ठीक है, जिससे कि ठंड नहीं आएगी और हवा नहीं आएगी, तो अपन उससे ठंड लगने से जो भी बीमार पड़ते हैं अपन वो बीमार नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पे हो गई अपनी एक ऋतु ख़त्म। अब पढ़ेंगे अपन सेकेंड नंबर की ऋतु। अब याद रखना, जो हेमंत होता है, हेमंत का भाई होता है शिशिर। जो बिल्कुल लक्षण अपन हेमंत में पढ़े हैं वो शिशिर में भी आएंगे। तो हेमंत ऋतु में कही गई सभी विधियों का सेवन विशेषकर शिशिर ऋतु में करना चाहिए। देखो सब ये बोलते हैं, पर एक डिफरेंस मिलता है बस अपने को। क्या डिफरेंस है वो, किसमें, शीतम अधिकम रोक्षम, इसमें शीतता मतलब ठंड अधिक बढ़ जाती है शिशिर ऋतु में, और थोड़ी थोड़ी रुक्षता आ जाती है। अब आंसर तो रुक्षता क्यों आ गई इसमें, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। तो जो शिशिर ऋतु अपन कौन से काल में आ गए, अपन अब आ गए हैं आदान काल में। आदान काल बोले तो उत्तरायण में। उत्तरायण में सूर्य प्रधान था, सूर्य का बल बढ़ जाता है, तो सूर्य बढ़ गया तो सूर्य उसकी किरणों से रुक्षता प्रदान कर देगा। ठीक है, फिर इसके बाद अपन आ जाते हैं बसंत ऋतु में।
अब बसंत ऋतु में जो आपको ये श्लोक लिख रहा है ना, इसमें यहाँ पे कफ के प्रकोप, मतलब बसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, ठीक है, ये बताया दो दो लाइन में। फिर उसके बाद कफ की चिकित्सा कैसे करेंगे, ठीक है, और फिर बसंत ऋतु में अपने को क्या खाना पीना है ये करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी है कि जैसे जो जो अपन हेमंत ऋतु होती है ना, एक इससे पहले रुको मैं एक चीज़ समझाता हूँ, आप लोगों को फिर समझ आएगा, ठीक है। ये एक टेबल है, ठीक है, ये बहुत 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 काम आने वाली है आप लोगों को, ठीक है। अभी थोड़ा सा ट्राई करना है इसको समझने का, ठीक है। एक वात पित्त कफ अपने 3 दोष होते हैं। वात पित्त कफ का ना एक संचय मतलब स्टोरेज होना, मतलब एक जगह पे इकट्ठा होना। प्रकोप मतलब इकट्ठा होने के बाद वो उनके लक्षण मतलब अपने को बीमार कर देते हैं, तो वो प्रकोप हो जाता है। प्रशमन मतलब उनको जो प्रकोप बीमार कर रहे थे तो अपन उनको मेडिसिन दे के शांत करना, तो वो प्रशमन तो शांत कर दिया, ठीक कर दिया उनने अपन को, ठीक है। तो अब अपन जो कफ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जो कफ है ना, हेमंत ऋतु में जो फर्स्ट ऋतु पड़ी थी उसमें ठंडी के कारण कफ जो घी जम जाता है ना जैसे अपना डिब्बे में, उसी प्रकार कफ जो है अपने शरीर में हेमंत ऋतु में जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, संचय हो जाता है। और बसंत ऋतु पता है कौन से काल की है, ये आ जाते हैं अपन आदान काल और उत्तरायण में, तो यहाँ पे सूर्य प्रदान हो जाता है। तो सूर्य की रोशनी से ये जो जमा हुआ है कफ है, ये बसंत ऋतु में पिघलने लगता है, तो और पिघलने लग जाता है तो पिघल के ये कहाँ जाता है, अपने पेट में, ये अपने पेट में जाता है। तो पेट में आने के बाद कफ इस काइंड ऑफ पानी, तो पानी से क्या पेट में जो आग जलती रहती है उसको बुझा देता है ये। तो जैसे ही इसने आग बुझाई तो अपनी अग्नि कमज़ोर हो जाएगी, और जो कफ है कफ का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रकोप। तो मतलब अपने को कफ रोग हो जाएंगे, जैसे अपन को आलस ज़्यादा आएगी, निद्रा तंद्रा ये आ जाएगी सब, है ना। अपन को लिथार्जी लगेगा, लिथार्जीनेस लगेगा, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, ठीक है, ये सब कफ के नॉर्मल लक्षण आ जाएंगे अपने अंदर। फिर इसका समन, अब समन ग्रीष्म ऋतु में कफ जो पानी है, कफ पानी वो उड़ जाएगा, तो मतलब ठीक हो जाएगा। तब यही बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। इसमें आगे कि जो शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ दोष का संचय वही मतलब इकट्ठा हो जाता है। वह कफ दोष, यहाँ पे जो शिशिर लिखा है, हेमंत और शिशिर दोनों भाई भाई हैं, तो अपन समझ सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। संचय हो जाता है। वह कफ दोष बसंत ऋतु में सूर्य की किरणों से संतप्त मतलब गर्मी से गर्म होकर पिघलने लगता है, जिसके कारण पाचक अग्नि मंद होकर अनेक प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देता है। अतः इस ऋतु में उस कफ दोष को शीघ्र निकालने के लिए प्रयत्न करें। अब पता है, मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, कफ के लिए, कफ निकालने के लिए अपन बमन करवाते हैं, पित्त निकालने के लिए विरेचन करवाते हैं, और बात के लिए अपन बस्ती देते हैं, ठीक है। तो बमन तथा रूक्षण नस्य के प्रयोग से इसका निवारण करें। अन्यत्र कहा भी है, हेमंत चीयते श्लेष्मा वसंत च प्रकुप्यति, या हेमंत शब्द से सहचर्य से शिशिर ऋतु का भी ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की ऋतुचर्या प्रायः समान है। इसका तात्पर्य यह हुआ है कि हेमंत शिशिर ऋतु में संचित हुए कफ दोष का प्रकोप बसंत ऋतु में होता है। इसलिए कफ दोष को निकालने के लिए तीक्ष्ण बमन कारक द्रव्यों का बमन कराएं और तीक्ष्ण एवं रुक्ष औषध का प्रतिदिन नस्य लें। लघु शीघ्र पचने वाले रुक्ष स्नेह रहित भोजन करें। व्यायाम उपटन, अपने को क्या लघु भोजन करना। पिछली वाली ऋतु में अपने हेमंत में क्या किया था, बहुत गुरु भोजन किया था, ठीक है। रुक्ष भोजन करना है, व्यायाम करना है, उपटन लगाना है, आघात करना है का प्रयोग करें और कराएं, जिसमें बड़ा हुआ कफ दोष शांत हो जाता है। उसके बाद स्नान करें, फिर कपूर अगरू चंदन कुमकुम का शरीर में अनुलोम लगाएं। भोजन में अपन ने हेमंत ऋतु में क्या नया नया खाया था, अब यहाँ पे पुराने जो गेहूँ रोग आदि बनाकर खाएं। मधु का सेवन करें। जंगल देश के प्राणियों के मांस के बड़े बनाकर खाएं। क्या हो गया, बनाए। भोजन में पुराने जो गेहूँ की रोटी आदि बनाकर खाएं। मधु का सेवन करें। ये याद रखना, अपन किसका सेवन कर रहे हैं, बसंत ऋतु में मधु का सेवन करें। जंगल देश के प्राणियों के मांस के बड़े बनाकर मतलब पकोड़े बनाकर खाएं, जो लोहे की सलाखों में पिरोकर पकाए हो, अतः उन्हें सूल्य कहा जाता है। सूल्य जो अपन बारबेक्यू बोलते हैं ना, ऐसे नीचे अंगारे लगा के उसके ऊपर रोड में चिकन वगैरह फंसा के जो सेकते हैं, उसको आयुर्वेद में अपन क्या बोलते हैं, सूल्य बोलते हैं, जो श्लोक में लिखा है, ठीक है। सूल्य भूख है ना।
हेत्व अग्नि कुरेत रोगनस्त त्वरया जायत। ये याद रखना शूल्य, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कफ दोष कैसे प्रकोप हुआ वो बता दिया है, कफ दोष की चिकित्सा बता दी है। अब बसंत ऋतु में अपन को क्या क्या खाना है, क्या क्या पीना है, तो ये बताया उन्होंने। कहाँ गया, सॉरी। श्रृंगबेर अम्बु, सार अम्बु, मधु अम्बु, जल अम्बु चा। ये पीजी में एग्ज़ाम आ चुका है एक बार, ठीक है। पीजी में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसकी ट्रिक है शीश में जलद, तो इसकी हिंदी पढ़ता हूँ मैं, ठीक है। पान विधि। अब अपने को बसंत ऋतु में क्या पीना है। पके हुए आम का रस निकाल कर जिसे पहले प्रियतमा ने चख कर अपने प्रियतम को दिया हो, प्रिया के मुख की गंध से सुरभित जिस पर प्रिय के नयन कमलों का। ये फालतू की बात लिखी, अपने को यहाँ जाओ आखिरी में मस्त कि अपने को क्या पीना है। तो अदरक का पानी, विजय सार तथा चंदन का जल, मधु मिश्रित जल, नागरमोथा का क्वथित जल, इनका सेवन करना, ठीक है। अल्टीमेटली अपने को ये लाइन याद रखनी कि ये सब पीना है, ठीक है। एग्ज़ाम में ये चीज़ें लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, चेक करने वाले को थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाएगा, ठीक है। फिर अपन आते हैं मध्यचर्या, मतलब अब दोपहर में क्या करना है अपने को इस ऋतु में, ठीक है। जो घने वन दक्षिण दिशा की वायु अर्थात मलयज पवन से शीतल तथा सुगंधित हो, जहाँ चारों ओर जल प्रवाह हो रहा हो, जहाँ सूर्य का प्रकाश थोड़ा पड़ रहा हो या वन के घने होने से ना हो रहा हो, जहाँ हीरे मरकत आदि के फर्श बने हो, इनकी कांति से युक्त वनों में जहाँ कोयले कूक रही हो, सहवास करने योग्य स्थानों में जहाँ विविध प्रकार के सुगंधित फूलों वाले वृक्ष हो, ऐसे वनों में सुख चाहने वाले पुरुष मित्र मंडली के साथ मित्र मंडली की कथा सुभाषित युक्त भाषाओं द्वारा मध्य काल में बिताएं। अब बसंत ऋतु आ जाती है तो अपने दोस्तों के साथ क्या जंगल वगैरह में जाके, बगीचों वगैरह में बढ़िया जाके बैठ के कथा कहानी है सुनना है, खेल वगैरह खेलना है, ठीक है। ये बताया उन्होंने मध्यचर्या में क्या करना है। फिर जाते हैं बसंत ऋतु में अपथ्य। अब अपन को बसंत ऋतु में क्या नहीं खाना है, ठीक है। बसंत ऋतु में क्या अपन ने किसका प्रकोप किया था, कफ का। तो गुरु शीत दिवा स्वप्न स्निग्ध अम्ल मधुर जायत, ये अपने को नहीं खाना है, क्योंकि ये सब जो गुरु शीत दिवा स्वप्न, इन सब से क्या होता है, कफ बढ़ता है। तो ऑलरेडी कफ बढ़ा हुआ है और अपन ये सब खा के और कफ को बढ़ाएंगे तो और अग्नि कमजोर होगी और अपन बीमार पड़ेंगे, तो ये सब अपने को नहीं खाना है, ठीक है। ग्रीष्म, अब आ जाते हैं अपने, हो गई अपने बसंत ऋतु। ग्रीष्म, अब अपन ग्रीष्म ऋतु पे आ गए, ठीक है, गर्मी पे। ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्ण अंशु सूर्य अपने तेज किरणों से संसार के जलीय तत्व को सुखा देता है, ठीक है। यह पार्ट अधिक स्पष्ट है, इसके भी चरकोक्त यह पार्ट अधिक स्पष्ट है। मयूरख जगत स्नेह ग्रीष्म पीप्यते रवि, जिसके कारण शरीरस्थ जलीय अंश कफ धातु का भी क्षय होने लगता है, फलता है। देखो अपन ने बोला था ना कफ धातु का क्षय, मैंने बताया था तुमको, कफ धातु का क्षय बोले तो सब प्रशमन कब होएगा, तो ग्रीष्म ऋतु में। फलतः वात दोष की वृद्धि हो जाती है, इसलिए इस ऋतु में लवण कटु अम्ल रस प्रधान पदार्थों का व्यायाम एवं धूप का सेवन करना छोड़ देना है। याद रखना है, क्या करना है, छोड़ देना, ये सब नहीं करना है अपने को, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लवण अम्ल और लवण कटु और अम्ल रस का कहाँ नहीं करना है। हेमंत ऋतु में मधुर अम्ल लवण रस का सेवन करना है, ठीक है। ये सब मेन चीज़ें तो नोट्स में ना सीधे बढ़िया ऋतु लिखना, उसके में क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे पॉइंट बना के लिख लेना तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब बता रहे हैं लोग सेवनीय पदार्थ। ये हेमंत वर्षा ऋतु में क्या, ग्रीष्म ऋतु में प्रत्याहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, आतो अस्तिम पटु, पटु को लवण रस बोलते हैं, पटु अम्ल लवण व्यायाम अर्घ करा जेत पराजेत, ठीक है। इनको नहीं करना अपने को। फिर अपन पढ़ना है सेवनीय पदार्थ की क्या क्या खाना है। भजेत मधुर मेवानम लघु स्निग्धम हिमम द्रवम, इस ऋतु में अधिक मधुर आहार का सेवन करें तथा लघु स्निग्ध पदार्थों का शीतल एवं पेय का सेवन करना चाहिए, ठीक है। इसका मधुर रस जो भी मीठे मीठे पदार्थ उनका सेवन करना है।
लघु पदार्थों का, स्निग्ध पदार्थों का, ठंडे पदार्थों का, और द्रव्य मतलब जो लिक्विड पदार्थ का सेवन करना है। ठीक है, मेन चीज़ मधुर रस का। ठीक है, कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु पर अपन पीते हैं ना रसना वगैरह, मधुर मधुर, तो ऐसे मधुर से याद कर लेना। ठंडी, हिम मतलब कोल्ड ड्रिंक पीता है तो वो ठंडी हो गई। लिक्विड मतलब द्रव लेते हैं, नींबू पानी वगैरह, वो हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हैं अपन सत्तू। अब ये चीज़ याद रखना, सत्तू सेवन। सत्तू जिम वालों के लिए बहुत वरदान है, तो सब लोग जिम वाले लोग पीते हैं ना। तो सत्तू क्या है? अत्यंत शीतल जल। यह स्वभावशील जल पर्वतीय प्रदेश में सुलभ होते हैं। कृत्रिम शीतल जल सर्वत्र मिला सकता है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से वह निकृष्ट होता है। अत्यंत शीतल जल से स्नान करें, चीनी मिलाकर सत्तू को चाटें। एक प्रकार से ऐसा है कि बस एक इसमें अपने को पानी में चीनी मिला, सत्तू लेना है, इसमें पानी लेना है और चीनी मिलाना है, और उसको घोल के बढ़िया, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, ठीक है, ऐसा घोल के और पी लें बढ़िया। ये सत्तू है। ठीक है, अब मद्य का सेवन बताया कि ग्रीष्म ऋतु में अपने को मद्य का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मध्य, मध्यम ना पेयम मतलब पीना ही नहीं चाहिए। पेयम व अल्पम मतलब थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए अगर पीना भी हो तो। और सुबहु बारी बा, और बहुत ज़्यादा पानी मिला के पीना चाहिए। ठीक है, इन दिनों मद्यपान ना करें। यदि पीना हो तो थोड़ा पिया अथवा उससे बहुत सा जल मिलाए, इतना भी वे पिया जिन्हें यह अनुकूल पड़ता हो। नॉर्मल श्लोक में समझ आ रहा है कि मद्य ना पिए मतलब पिए ही नहीं, या तो अल्प मात्रा में पिए या बहुत सारा पानी मिला के पिए। 3 पॉइंट है। ठीक है, मद्यपान का निषेध। शास्त्रीय शास्त्रीय आज्ञा के विरुद्ध किया हुआ मद्यपान शोष, क्षय, पाठ्यभेद के अनुसार शोभ, सूजन, शैथिल्य, दाह, बेहोशी आदि विकारों को उत्पन्न करता है। ठीक है, मद्यपान का निषेध मतलब इन लोगों को नहीं पीना है मद्यपान। मद्यपान विधान। कुंद के समान सफ़ेद तथा इंद्र के समान शीतल, साली चावल के भात को तीतर बटेर आदि जंगली देशीय प्राणियों के मांस रस के साथ खाएं। ठीक है, मद भोजन, भोजन का विधान क्या बताया इन्होंने कि ये जब ये सब है, इनको अपने को जो जो मांस होता है ना, जो बताया कुंद का, इंदु का और साली चावल के भात के साथ तीतर बटेर, ये सब लघु होते हैं। तो लघु होते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में क्या अपन इनको आसानी से पचा सकते हैं। फिर पेया का विधान, कौन सी पेया पीनी चाहिए? ठीक है, अपने को अधिक गाढ़े मांसरस का सेवन ना करें। रसाल, राग, रायता, खंड, मधुर नमकीन रसों के घोल का पान करें। पंचसार का सेवन करें। जो नए मिट्टी के पात्र में बनाए गए हो, इन पात्रों की सीधी गंध से उसमें आ जाती है, और उसे शीतल करने के लिए कुछ देर देर केले अथवा महुए के पत्ते से ढककर रखे हुए पन्ना या शरबत को पिएं, जिसमें कुछ खटाई भी मिलाई गई हो। इसे पीने के लिए मिट्टी का पुराना या कुल्हड़ या करोसा होना चाहिए। पीने के पहले इसे पार्डल के फलों तथा कपूर सुगंधित कर लेना। ये सब नहीं पूछते, नॉर्मल याद रख लेना बस कि अपने को नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पीनी है। ठीक है, एक यहाँ से टर्म आती है पान का, पंचसार। पंचसार पीना है। पंचसार कब सेवन कौन सी ऋतु में करते हैं? ठीक है, पंचसार, सार, सागी। ठीक है, सागी याद रख लेना कि ग्रीष्म ऋतु में अपन क्या पीते हैं? पंचसार, सागी। एक अभी ग्रीष्म से है शिशिर बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। अब जो वर्षा ऋतु आएगी ना, उसमें अपन दूसरी चीज़ बताऊंगा, फिर एक ऐसे ही पंच करके कुछ आएगा। तब इन्होंने बताया पंचसार कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मधु मिलाना है, खजूर मिलाना है, मुनक्का मिलाना है, फालसा मिलाना है, और उसमें मिश्री मिलाना है, और सबको जल में घोल लेना है। तो इस सबको मिला के क्या बन जाएगा? पंचसार बन जाएगा। पंचसार कहीं में पी रहा है अपन? सार, ग्रीष्म में। फिर आ जाता है रात्रि में दुग्धपान की विधि। शशांक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किया गया और मिश्री मिले हुए भैंस के दूध का पीना चाहिए। शशांक किरण नामक भोजनों का सेवन करते हुए, एक शशांक किरण क्या है? एक जिससे जो अपन दूध लेते हैं भैंस का, वो एक शशांक किरण नामक जो भोजनों का सेवन करते हुए चंद्रमा तथा तारों द्वारा शीतल किए गया हुआ है तथा मिश्री मिले हुए भैंस के दूध को पिए। ठीक है, फिर आ जाता है मध्यचर्या।
अपन ने बसंत ऋतु में पढ़ा था कि जंगल में जाके बैठना है। दोपहर के समय धूप से पीड़ित मानव आकाश को छूने वाले अर्थात बहुत ऊंचे बड़े बड़े साल ताल तमाल वृक्षों से जहाँ सूर्य की किरणें छिप गई हो तथा मधुवील लताओं से परिवेष्टित अंगूरों के गुच्छों से युक्त उपवनों में शयन या आराम करें। ठीक है, अंगूरों के उपवनों में आराम करना है। ठीक है, शयन विधान। ग्रीष्म ऋतु में कैसे सोना है? सुगंधित एवं शीतल जल से बार बार सिंचन किए पटालिकाओं पर्दों वाले अरमों के कोमल पत्तों एवं फलों की बंधनबारों से सुसज्जित कायमान में सोएं। ठीक है, जैसे जो ऊंचाई तथा चौड़ाई में निवास करने के इच्छुक नर नारी के शरीर के नाप वाले घर में तथा उससे बिछे हुए बिस्तर में सोना। ठीक है, जो ठंडा घर हो नॉर्मल जिसमें गर्मी ना लगे ऐसा सोना है। आजकल तो अपन कूलर पंखे में सो जाते हैं तो ठीक है, इतना कुछ लोड लेने वाली बात नहीं इन सब में। ठीक है, शयन विधि में भी ठीक है। अभी रात्रिचर्या सुनना कि अपन गर्मी में कैसे सोना है। रात में समय चूने पुते हुए महल की छत पर जहाँ चंद्रमा की चांदनी छिटकी हो वहाँ बैठना या लेटना चाहिए। तो इसको सोष्ठ पृष्ठ याद रखना कि सोष्ठ पृष्ठ कहाँ पे आया है? ग्रीष्म ऋतु में। सोष्ठ पृष्ठ बोले तो जो घर पे चूना पुता हुआ हो। ठीक है, चूना पुतने से क्या उस घर में गर्मी कम लगती है, इसलिए इसको सोने का बोला है। फिर अब आ जाते हैं अपन ने पढ़ लिया हेमंत, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, अब शरद। वर्षा और शरद 2 ऋतु बची हैं अपने। ठीक है, तो वर्षा ऋतु में आदान काल शिशिर, बसंत, ग्रीष्म में प्रभाव से दुर्बल शरीर वाले प्राणियों की पहले से ही मंद हुई अग्नि इस ऋतु में वात आदि दोषों से और भी अधिक मंद पड़ जाती है, क्योंकि उक्त वे दोष जल के बाहर से लटकते हुए बादलों द्वारा आकाश में छाए रहने पर तुषार युक्त अतएव शीतल वायु के स्पर्श से पृथ्वी में से निकलने वाले भाप के प्रभाव से आहार के अम्ल विपाक होने से इस काल में होने वाले मेले जल के प्रयोग से तथा जठराग्नि के मंद पड़ जाने से कुपित होकर आपस में एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं। ऐसी स्थिति हो जाने पर साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों का शामक करने वाला हो तथा साथ ही जठरा अग्नि प्रवर्तक हो उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, वर्षा ऋतु होती है ना, तो वर्षा ऋतु में क्या क्या हो जाता है, जैसे जो अपनी जठराग्नि है वो बंद हो जाती है। ठीक है, और जो ऊपर से बादलों से पानी गिरता है और वो पानी ज़मीन पे गिरता है तो सूर्य की किरणों से वो भास्प बन के उड़ता है, तो उसके कारण और अम्ल विपाक होने के कारण और जो बारिश में क्या पानी मेला हो जाता है, ये सब कारण मिलके क्या बहुत ज़्यादा दोषों को प्रकोप कर देता है। दोष कितने? तीनों दोषों को, वात को, पित्त को, कफ को। तो तीनों दोषों को एक क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी ऋतु में तीनों दोष प्रकोप होते हैं, तो वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो तीनों दोष और अम्ल विपाक किस ऋतु में होता है? तो वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो तीनों दोषों को प्रकोप कर देते हैं। तो तीनों दोषों को प्रकोप हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए अपन जो क्रिया और जो चिकित्सा करते हैं ना उसको साधारण चिकित्सा साधारण क्रिया बोलते हैं। तो उन्होंने क्या बोल दिया यहाँ पे? साधारण आहार विहार जो वात आदि दोषों का शमन करता है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं? साधारण आहार विहार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये वर्षा ऋतु में करने को बोला है। शरीर शुद्धि। इस ऋतु में आरंभ में वमन विरेचन क्रियाओं द्वारा शरीरगत संचित दोषों का शोधन करके आस्थापन बस्ती का प्रयोग करने में यहाँ पे बस्ती लगाना है अपने को। ठीक है, और साधारण आहार पहले खाए हुए भोजन के भली भांति पच जाने पर आगे निम्नोक्त पदार्थों का इन दिनों सेवन करें। पुराने जौ, गेहूँ आदि सुपाच्य पदार्थों को खाएं। अच्छी प्रकार से पकाए गए हुए तथा छोंके हुए मांसरस, हिरण आदि जंगल देशी प्राणियों का मांस, मूंग आदि दालों का जूस, पुराना मध्य, पुराने आसव, अरिष्ट, मस्तु, सोबड़, चल युक्त अथवा पंचकोल में क्या कहता है? पिपली मूल, चब्बे, चित्रक, शुंठी को नागरमता बोलता है। ठीक है, के चूर्ण को मिलाकर उक्त मांसरसों, जूसों तथा आशवों का सेवन करना चाहिए। ये सब अपने को खाना है कि कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में तीनों दोष का प्रकोप हो रहा था, अम्ल विपाक हो रहा था, वर्षा के कारण नदियों का जल खराब हो रहा था। ठीक है, ये सब चीज़ें हो रही थी वर्षा ऋतु में। इन सबको पॉइंट वाइज लिख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, सेवनिया विहार। अब वर्षा ऋतु में अपने को क्या क्या आचरण करना चाहिए? इन दिनों नंगे पैरों से गीली भूमि में तथा कीचड़ में नहीं चलना चाहिए।
इत्र आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करते रहें। वस्त्रों में अगरू आदि धूप देते रहें, क्योंकि बरसात में कपड़े सूखते नहीं है, फंगल रिएक्शन होने का डर रहता है। तो अगरू आदि के धूपन दे। अगरू क्या होता है अपना एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल, ठीक है। छत के ऊपर चारों ओर खुले कमरे में निवास करें, जहाँ पृथ्वी के निकलने वाली भाप ना हो, सर्दी ना हो तथा वर्षा की बिछोर ना पहुँच सके, ठीक है। इस स्थान में अपने को सेवन रहना है। फिर त्याज्य विहार क्या नहीं करना है। इन दिनों नदी या नद के जल तथा पतला मट्ठा या छाछ को ना पिए, ठीक है। पतला मट्ठा और छाछ को नहीं पीना है, नदी का पानी नहीं पीना है, सत्तू का सेवन ना करें, दिन में ना सोएं, अधिक परिश्रम ना करें, धूप का सेवन ना करें। मैंने बताया था ना ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में, जैसे बताया ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में बल बहुत कम हो जाता है इंसान का। तो अपन को बल कम है तो बोल दिया उन्होंने कि परिश्रम करना ही नहीं है आपको, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं शरद। लास्ट ऋतु कौन सी अपनी? शरद। तो वर्षा ऋतु में पानी के भीगे हुए अतएव शीतल युक्त प्राणियों के शरीर में पित्त का संचय क्रम से होता रहता है। उसके बाद शरद ऋतु में आ जाने पर एक एक सूर्य की तेज किरणें द्वारा तपे हुए प्राणियों के शरीर में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त इस समय प्रकोपित हो जाता है। उस पर विजय पाने के लिए, अर्थात उस पर किसी प्रकार से पित्त जनित विकारों को पैदा ना कर दे, इसके लिए तिक्त घृत का सेवन, विरेचन तथा रक्त मोक्षण करना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था पित्त वर्षा ऋतु में अपन ने बोला ना संचय हुआ पित्त का, और शरद ऋतु में क्या हुआ, लास्ट ऋतु शरद, उसमें क्या हुआ, प्रकोप हो रहा है। तो पित्त के लिए अपन क्या क्या चिकित्सा करते हैं? घृतपान, रक्त विरेचन करते हैं और रक्त मोक्षण करते हैं। तो वही चीज़ बताई इन्होंने, वही चीज़ यहाँ पे बोले, घृतम तिक्तम ब्रेको रक्त मोक्षणम पित्त शरदम कुप्यंती। शरद में कौन से ऋतु किस दोष का प्रकोप होता है? पित्त का। और बसंत ऋतु में कौन से दोष का प्रकोप होता है? अभी बताया मैंने आपको, कफ का, ठीक है, वेरी गुड। ये हो गया अपना। अब कौन सा आहार विहार? अब पित्त प्रकोपित है तो पित्त को बढ़ाने वाले आहार को अपन को सेवन नहीं करना है इस ऋतु में। तो तिक्त, मधुर तथा कसेले रस प्रधान पदार्थों को आहार काल में भूख लगने पर थोड़ी मात्रा में खाएं। साली के चावल, मूंग, मिश्री या खाड़, आंवला, परवल, मधु तथा जांगल प्राणियों के मांस या मांसरस का सेवन करें। ये सब क्या पित्त को कम करते हैं, तो इन सब का सेवन करना चाहिए अपने को। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हंसोदक क्या होता है? हंसोदक का वर्णन किस ऋतु में करते हैं, कहाँ वर्णन मिलता है, क्या होता है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो हंसोदक अपन कौन सी ऋतु में पढ़ रहे हैं? शरद ऋतु में, ठीक है। तो याद रखना, शरद क्या था? आशिक था ना, अपन ने बताया था कि जो शरद नाम का लड़का है वो आशिक था। तो आशिक लोग क्या हंसते रहते हैं ना, तो हंसते रहते तो हंसोदक। दिन में स्वाभाविक रूप से सूर्य की किरणों से तपा हुआ और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, अर्थात सूर्य एवं चंद्रमा की किरणों से सुशोभित तथा अगस्त तारा के उदय हो जाने से निर्विष, अतः पवित्र, निर्मल एवं दोष नाशक जल को हंसोदक कहते हैं, ठीक है। जो एक जल है एक पात्र में, अब वो दिन में सूर्य की रोशनी से तप गया अच्छे से, ठीक है। रात्रि में चंद्रमा की किरणों से ठंडा हो गया हो, दिन में गर्म हो गया हो, रात में ठंडा हो गया हो। और जो अगस्त नामक एक तारा निकलता है, याद रखना अगस्त तारा, ठीक है। उससे अगस्त तारा के निकलने से उसमें जो भी विष और गंदगी थी वो सब नष्ट हो गई हो, और ऐसा होने से वो पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और दोषनाशक हो जाता है। तो इसमें क्या क्या क्वालिटी आती है? पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है और दोषनाशक हो जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? हंसोदक बोलते हैं। यह जल अभिसंधि कारक नहीं होता है, ना रुक्ष होता है। अमृत के समान गुण वाला जल पीने योग्य होता है, ठीक है, पीने योग्य हो जाता है अमृत के समान। ये हो जाएगा हंसोदक के बारे में। अब विहार विधि। रजनीमुख में चंदन, खस तथा कपूर का लेप लगाएं। और थोड़ा सा बचा चैप्टर, ठीक है। मोतियों की मालाएं धारण करें। साफ सुथरे वस्त्र पहनकर चूने से पुते हुए भवन के ऊपर छत पर बैठकर चूने के सदृश उज्जवल चांदी का सेवन करें, ठीक है। अब बता दें अपत्य सेवन निषेध। इस ऋतु में निम्नलिखित 10 वस्तु का सेवन ना करें, ये अपत्य है। अब क्या क्या? शरद ऋतु में अपने को ओस का सेवन नहीं करना है, क्षार पदार्थ नहीं करना है क्योंकि ये पित्त को बढ़ाता है, भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, दही नहीं खाना, दही क्या पित्त को बढ़ाता है, तेल नहीं खाना है, वसा नहीं खाना है, तेज धूप का सेवन नहीं करना है, तीक्ष्ण मद का सेवन नहीं करना, दिन में सोना नहीं है अपने को, पूरब की ओर से बहने वाली हवा को सेवन नहीं करना है, ठीक है। इन सब 10 चीज़ों का आप लोगों का क्या परित्याग करना है, ये याद कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
फिर आते हैं अपन संक्षिप्त ऋतुचर्या। अब इन्होंने नॉर्मल, अभी अपने पूरी 6 ऋतुएं पढ़ ली, अब संक्षिप्त मतलब उन्होंने उनकी समरी दे दी, ठीक है, कि शीते वर्षासु च अद स्त्रीन वसंते अत्यंत रसान भजेत। विस्तार में कही गई ऋतुचर्या का अब यहाँ संक्षिप्त में वर्णन किया जा रहा है। शीतकाल हेमंत शिशिर में और वर्षा ऋतु में आरंभ के 3 में मधुर अम्ल लवण का। शीते मतलब हेमंत शिशिर, वर्षा में अपने को इनमें चा अध स्त्रीन, ठीक है, इसमें अपने को सेवन क्या करना है, मधुर अम्ल लवण, स्टार्टिंग जो 3 रस है उनका सेवन करना है। बसंत ऋतु में अंतिम के 3, बसंत में अंतिम रस भजेत, यहाँ पे स्टार्टिंग के और ये अंतिम के मधुरम लवण कटुतिक्त कषाय, ठीक है, कटुतिक्त कषाय का रसों का सेवन करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में विशेषकर मधुर रस का सेवन करें। शरद ऋतु में मधुर तिक्त कषाय, मैंने याद कराया था आपको फर्स्ट चैप्टर में, के टी एम पित्त का सामक होता है। शरद ऋतु में पित्त बढ़ता है तो पित्त का सेवन करने के लिए KTM का सेवन करें। शरद ऋतु तथा बसंत ऋतु में रुक्ष अन्न तथा पेय लें। ग्रीष्म ऋतु एवं घनात, घनात किसका पर्याय है, शरद का ऋतु में, ये ऊपर लिख लेना जो जो लिखते हैं आते हैं ना, जैसे पर्याय आ गया घनात शरद का। और तुषार किसका है, हेमंत ऋतु का। ऋतुओं के शीत गुण प्रधान अन्नपान का सेवन करें। हेमंत शिशिर वर्षा ऋतु में उक्त रुक्ष शीत के विपरीत स्निग्ध एवं उष्ण अन्नपान का सेवन करना चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने राशि बताई है, ये नॉर्मल शिशिर, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, ठीक है। यहाँ से उन्होंने अपन यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। तो शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, जो मैंने अभी टेबल बताई थी ना दूसरी PDF में, वो आप लोग आपकी बुक में बना लेना, ठीक है, उससे थोड़ा आसानी हो जाता है पढ़ने में। फिर ये माघ महीने बता दिए, उस हिसाब से जो टेबल बताई थी ना मैंने संचय प्रकोप प्रेशर वाली, वो यही है। संचय प्रकोप मैंने बात पित्त कफ यहाँ पे लिख दिए थे, संचय प्रकोप प्रेशर यहाँ लिख दिए थे, ठीक है। शरद ऋतु, वसंत ऋतु, प्रावरट ऋतु, प्रावरट को ही अपन वर्षा बोलते हैं, ठीक है। फिर रस सेवन निर्देश, नित्य सर्व रसाभ्यास स्व अधिक्य अमृतवतो। सभी ऋतुओं में प्रतिदिन सभी 6 रसों का सेवन करना चाहिए। जिस जिस ऋतु में जिन जिन रसों का सेवन का विशेष निर्देश दिया गया है उस ऋतु में उस रस का अधिक सेवन करना चाहिए, ठीक है। स्व अधिक्य मृत आवतो, ठीक है। ये हो गया अपने ऋतुचर्या। अब अपन पढ़े यहाँ पे क्या, ऋतु संधि का कर्तव्य। एक ऋतु संधि आती है कि ऋतु संधि क्या होती है, मैं इसको बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपना चैप्टर फिर खत्म हो गया, ठीक है। ऋतु संधि, जो अपन जो भी करेंट ऋतु चल रही है उस ऋतु के लास्ट के 7 दिन और जो नेक्स्ट अपनी आने वाली ऋतु है, अपकमिंग ऋतु है, उसके 7 दिन, दोनों को मिला के कितने दिन हो जाएंगे, 14 दिन। तो ये 14 दिनों को क्या बोलते हैं अपन, ऋतु संधि बोलते हैं, ठीक है। से ऋतु संधि 14 दिन की होती है। ऑन गोइंग जो ऋतु चल रही है, जैसे वर्षा ऋतु चल रही है अभी, तो वर्षा ऋतु के लास्ट के 7 दिन, और शिशिर बताएं ग्रीष्म वर्षा, वर्षा का तो सारा ठंडी जाएगी तो उसके शुरुआत के 7 दिन, तो 7 ये तो मिला के 14 दिन हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाती है, ऋतु संधि हो जाती है, ठीक है। ऐसे लिखना है बिल्कुल आप भी, कि 2 ऋतुओं के जोड़ को ऋतु संधि कहते हैं। पहली लाइन हो गई। प्रथम ऋतु के अंतिम सप्ताह और आने वाली ऋतु का प्रथम सप्ताह, अर्थात ये 15 को 14 कर लेना, ये 15 दिन का समय ऋतु संधि है, ठीक है। इसमें क्रमशः पहले ऋतु की चर्या को छोड़ते हुए अगले ऋतु चर्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि आप पहले ऋतु को सहसा छोड़कर दूसरे ऋतु को सहसा प्रारंभ कर देंगे तो इस व्यतिक्रम में असात्म जनित रोग हो सकते हैं, ठीक है। इससे मिला जुला एक आता है यम दृष्टा काल। यम दृष्टा काल में कितने दिन होते हैं, 16 दिन होते हैं। इसमें ना हर ऋतु के स्टार्टिंग को और एंड के दिन नहीं जोड़ते अपन, इसमें सिर्फ जोड़ते हैं कार्तिक और मार्गशीर्ष के, ठीक है। किसके, कार्तिक के और मार्गशीर्ष के। कार्तिक के लास्ट के 8 दिन और मार्गशीर्ष के स्टार्टिंग के 8 दिन, दोनों को मिला के 16 डेज। तो ये 16 डेज को अपन क्या बोलते हैं, यम दृष्टा काल, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर हो गया है ख़त्म, 3rd नंबर का। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है पर ठीक है, 2 पार्ट में करके पढ़ लेना आप लोग। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना। थैंक यू।